कभी कभी जीवन की परीक्षा हमारे विश्वास और धैर्य की पराकाष्ठा पर होती है, जहां हार मान लेना आसान होता है, लेकिन सच्चा प्रेम अपने अटूट भरोसे से हर असंभव को संभव कर देता है। तो आइए आज की कहानी में डुबकी लगाते हैं, जहां सच्चे प्रेम और अटूट भरोसे की शक्ति हर असंभव को संभव में बदल देती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच्चा प्रेम और विश्वास जीवन के हर मोड़ पर जीत हासिल कर ही लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आंगन में तुलसी के चबूतरे पर लगी अगरबत्ती की खुशबू ने पूरे घर को महका दिया था। राखी अभी अभी पूजा करके रसोई घर में गई ही थी कि दादी माँ ने रोज की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे ओ राखी, पूजा पाठ का ढकोसला खत्म हो गया तो चाय वाय मिलेगी कि नहीं? ऐसे भी कौन सा सुख दिया है भगवान ने, मेरे हंसते खेलते परिवार की सारी खुशियां छीन ली। बोलते हुए दादी माँ ने गुस्से से अपनी भौहें सिकोड़ ली थीं। राखी ने रसोई घर में से झांकते हुए कहा, चाय बन गई है दादी माँ, अभी लाती हूं। माथे पर बिंदी, दोनों कलाइयां कांच की चूड़ियों से भरी हुईं। लाल रंग के सलवार कमीज में राखी किसी नई दुल्हन सी दिख रही थी। दादी माँ को चाय देकर राखी मुड़ी ही थी कि उन्होंने फुसफुसाना शुरू कर दिया, आदमी का तो कुछ अता पता नहीं है, जिंदा भी है कि नहीं, फिर भी न जाने क्यों इतना बन संवर कर रहती है। राखी ने सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर दिया था, और करती भी क्या। उसके दिन की शुरुआत रोज ऐसे ही दादी माँ के तीखे शब्दों से होती थी। दादी माँ को चाय देने के बाद राखी अपने ससुर को चाय देने के लिए उनके कमरे में जाने लगी तो उन्होंने उसे आवाज देकर कहा, राखी बेटा, मेरी चाय बाहर ही रख दे, मैं उधर ही आकर पी लूंगा। जी पापा, बोलकर राखी वापस चली आई थी। राखी के ससुर देवीराम जी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। उनका बेटा प्रदीप भी सेना में जवान था। राखी प्रदीप की पत्नी थी। 3 साल पहले ही प्रदीप और राखी का ब्याह हुआ था, और ब्याह के 2-4 दिन बाद ही प्रदीप को किसी खुफिया मिशन पर जाने के लिए सेना में वापस बुला लिया गया था। इस बात को 3 साल बीत चुके थे, पर अब तक प्रदीप वापस नहीं लौटा था और न ही उसकी कोई खबर आई थी, इसलिए फौज की तरफ से उसे गुमशुदा घोषित कर दिया गया था। प्रदीप के लापता होने की खबर से देवीराम जी की पत्नी को गहरा सदमा लगा था, जिसके चलते वे कोमा में चली गई थीं। डॉक्टर का कहना था कि प्रदीप की वापसी ही उनके लिए दवा का काम कर सकती है। राखी को विश्वास था कि प्रदीप जिंदा है और एक दिन जरूर वापस आएगा। उसके इस विश्वास को कायम रखने के लिए देवीराम जी पूरा सहयोग देते थे। उन्हें राखी का पहन ओढ़ कर रहना पसंद था। प्रदीप के हिस्से का लाड़ प्यार भी वे राखी पर ही लुटाते थे। राखी ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ था। उसकी शादी के कुछ समय बाद ही उसके ससुर ने एक बुटीक खुलवा दिया था। तब दादी माँ ने इस बात का भरपूर विरोध करते हुए कहा था कि समय काटने के लिए घर के काम कम होते हैं क्या? पर देवीराम जी ने उनकी एक न सुनी थी। सास की बीमारी के बाद घर के कामकाज की पूरी जिम्मेदारी राखी के कंधों पर आ गई थी। बुटीक के साथ वह घर भी बखूबी संभाल रही थी, पर दादी माँ हमेशा उससे नाराज ही रहती थीं। उन्हें राखी का साज सिंगार करना, गाड़ी चलाना, बुटीक जाना बिल्कुल नहीं सुहाता था। वे राखी को ताने मारने का एक भी मौका अपने हाथों से जाने नहीं देती थीं। समय बीतता जा रहा था। प्रदीप की मां की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। इस बीच राखी के माता पिता कई बार उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए आए, पर हर बार उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। राखी का कहना था कि प्रदीप वापस आएगा तो उसे यहां न पाकर परेशान होगा, और उसके परिवार की जिम्मेदारी भी अब मेरी है। अब ससुराल ही मेरा मायका है। देवीराम जी को राखी की ऐसी सोच और समझदारी पर बहुत गर्व होता था। शशि, मैं एक प्रस्ताव लेकर तेरे पास आया हूं। कैसा प्रस्ताव? देवीराम जी ने पूछा। इसके बाद उन दोनों दोस्तों ने बहुत देर तक साथ में समय बिताया और बातें की। फिर कर्नल दिनेश जाते जाते बोले, मुझे तेरे जवाब का इंतजार रहेगा। कर्नल दिनेश के जाने के बाद देवीराम जी काफी दिन तक किसी गहरी सोच में डूबे रहे। राखी ने कई बार पूछने की कोशिश की, पर उन्होंने चिंता की कोई बात नहीं बोलकर उसे टाल दिया। पर मन ही मन वे राखी के लिए एक बड़ा फैसला ले चुके थे, जिसकी चर्चा राखी के माता पिता से करने के लिए आज वे उसके मायके जा रहे थे। राखी इस बात से पूरी तरह बेखबर थी। राखी के बुटीक जाते ही देवीराम जी घर से निकल गए थे।
उन्हें अचानक यूं देखकर राखी के माता पिता थोड़े चिंतित हो उठे थे। राखी के पिताजी ने हाथ जोड़कर देवीराम जी से पूछा, आप अचानक यहां, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। देवीराम जी बोले, मैंने राखी के लिए एक फैसला लिया है जिसमें आप दोनों की राय लेना जरूरी था। यह सुनकर राखी के माता पिता एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। राखी की मां ने बड़े ही उतावलेपन से पूछा, कैसा फैसला भाई साहब? देवीराम जी ने कहा, राखी के दूसरे ब्याह का फैसला। यह आप क्या कह रहे हैं? यह कैसे मुमकिन है? राखी के पिता ने हैरानी से कहा। देवीराम जी बोले, क्यों मुमकिन नहीं है? प्रदीप की वापसी अब एक सपने जैसी है। 4 दिन की शादी को निभाने के लिए राखी अपनी पूरी जिंदगी अकेलेपन के हवाले कर दे, ऐसा मैं नहीं होने दे सकता। उस बच्ची के विश्वास पर अपने यकीन की मोहर अब और नहीं लगा सकता। बिना किसी दोष के वह एक अधूरेपन की सजा क्यों काटेगी? पर भाई साहब, राखी की मां ने बीच में बोलना चाहा तो देवीराम जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, माफ कीजिएगा, पर मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। इतना कहकर वे आगे बोले, मैं अपने बेटे के मोह में राखी के भविष्य की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। आज मेरी जगह प्रदीप भी होता तो राखी के लिए इस तरह की अधूरी जिंदगी उसे कभी स्वीकार नहीं होती। आप दोनों ने उसे जन्म दिया है। उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने के पहले आपको इसकी सूचना देना मेरा फर्ज था, इसलिए चला आया, वरना राखी का कन्यादान करने का फैसला मैं ले चुका हूं। अब आज्ञा चाहता हूं। शशिकांत जी के जाने के बाद राखी के माता पिता बहुत देर तक सोचते रहे कि वे अपनी बेटी के भविष्य के बारे में इतनी गहराई से नहीं सोच पाए, पर देवीराम जी जैसे लोग बहू को बेटी की जगह रखकर अपनी सोच का स्तर कितना ऊपर उठाए हुए हैं। राखी के दूसरे ब्याह के बारे में सोचते समय प्रदीप का चेहरा न जाने कितनी बार उनकी आंखों के सामने घूमा होगा। राखी के मायके से लौटने के बाद देवीराम जी अपने कमरे से बाहर नहीं आए थे। राखी शाम की चाय लेकर उनके कमरे में ही चली गई थी। चाय का कप टेबल पर रखते हुए उसने पूछा, क्या हुआ पापा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? सब ठीक है बेटा, उन्होंने जवाब दिया और कहा, थोड़ी देर मेरे पास बैठ, तुझसे कुछ बात करनी है। जी पापा, बोलकर राखी उनके पास बैठ गई। देवीराम जी ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, प्रदीप की गैर मौजूदगी में तूने इस घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ हम सबको भी बहुत अच्छे से संभाला है। अपने छोटे बड़े हर फर्ज को तूने प्यार और अपनेपन से निभाया है। इतना ही नहीं, अपनी दादी माँ के रूखे बर्ताव के बाद भी तू कभी उनकी सेवा करने से पीछे नहीं हटी। अगर मैं यह कहूं कि प्रदीप की कमी तूने कभी महसूस ही नहीं होने दी तो यह गलत नहीं होगा। पर अब नहीं बेटा, मैं चाहता हूं कि प्रदीप की चंद यादों का जो दायरा तूने अपने आसपास बना रखा है उसे तोड़कर तू बाहर निकले और जिंदगी में आगे बढ़े। राखी ने कहा, आज अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? कुछ हुआ है क्या? प्रदीप की कोई खबर आई क्या? बोलिए ना पापा, क्या हुआ है? राखी बेचैन हो उठी थी। देवीराम जी ने भरे हुए गले से कहा, कोई खबर नहीं आई प्रदीप की और न ही आएगी। उसकी वापसी की उम्मीद अब छोड़नी होगी हमें। राखी जोर से चिल्लाते हुए बोली, नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। इतने साल से पति के बिछड़ने का दर्द जो उसने अपने अंदर दबाकर रखा था, वह आज आंसुओं की धार के साथ बहता जा रहा था। देवीराम जी ने राखी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज यह लाचार और बेबस पिता तुझसे कुछ मांगना चाहता है बेटा, मना मत करना। बहुत सोच समझकर मैंने तेरा कन्यादान करने का फैसला लिया है। राखी ने चौंकते हुए कहा, पापा आप भी। कमरे से बाहर जाते जाते वह रुकी और बोली, आप गलत कह रहे हैं पापा। अगर प्रदीप की कमी मैं पूरी कर पाती तो मम्मी आज अस्पताल में कोमा में ना होती, दादी मां को मुझसे इतनी नफरत ना होती और आज आप मुझे इस घर से विदा करने की बात नहीं करते। ऐसा बोलकर वह तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। राखी के जाने के बाद देवीराम जी सोच में पड़ गए थे कि आप भी से राखी का क्या मतलब था। इस बात को 8 दिन बीत चुके थे। देवीराम जी अपने फैसले पर अटल थे। उनके इस फैसले से दादी मां बहुत नाराज थीं और उन्होंने देवीराम जी से बात करना बंद कर दिया था, पर उन्होंने हार नहीं मानी थी। देवीराम जी एक बार फिर राखी को समझाने की उम्मीद से उसके बुटीक पहुंच गए थे।
उन्हें देखते ही राखी ने कहा, अरे पापा, आप यहां कैसे? कुछ नहीं बेटा, शाम की सैर के लिए निकला था। देवीराम जी बोले, सोचा तुझे देख लेता हूं, तेरा काम खत्म हो गया होगा तो साथ में घर चलेंगे। राखी ने कहा, पापा, मुझे थोड़ा समय और लगेगा। ठीक है, देवीराम जी बोले, मैं बाहर तेरा इंतजार करता हूं, आ जाना। थोड़ी देर बाद बुटीक बंद करके राखी अपनी कार लेकर बाहर आ गई। देवीराम जी ने उससे कहा, आज मैं गाड़ी चलाता हूं। कार चलाते हुए देवीराम जी ने फिर अपनी बात शुरू की और राखी से कहा, तूने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया बेटा, और उस दिन तूने आप भी ऐसा क्यों कहा था? राखी ने कहा, प्रदीप ने मिशन पर जाने से पहले मुझे कसम दी थी कि अगर वह वापस नहीं लौटा तो मैं उसके इंतजार में अपनी पूरी जिंदगी नहीं निकालूंगी और एक नई शुरुआत करूंगी। उस दिन आपने भी वही बात कह दी। आप ही की तरह शायद वह भी मुझे अपने से दूर करना चाहता था। देवीराम जी को इस बात की बहुत खुशी हो रही थी कि प्रदीप के बारे में उनकी सोच गलत नहीं थी। वह भी राखी के लिए इस तरह की अधूरी जिंदगी नहीं चाहता था। देवीराम जी अपने फैसले पर अब और ज्यादा मजबूत हो गए थे। उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुझे याद है, कुछ दिन पहले कर्नल दिनेश अपने घर आए थे। वे अपने बेटे रवि के लिए तेरा हाथ मांगने आए थे। रवि की पहली पत्नी का शादी के 4 महीने बाद ही देहांत हो गया था। वह अमेरिका में बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। वह अभी यहीं है और कुछ दिन में वापस जाने वाला है, इसीलिए उन्हें शादी की जल्दी है। कर्नल दिनेश को मैं बहुत सालों से जानता हूं। वे बेहद सुलझे और समझदार लोग हैं। तू बहुत खुश रहेगी और तुझे तो रवि के साथ अमेरिका में ही रहना होगा। इस रिश्ते के लिए हां कह दे बेटा, देवीराम जी ने जोर देते हुए राखी से कहा। राखी ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता था पापा कि आपके लाड प्यार का कर्ज मुझे एक दिन आपसे दूर जाकर चुकाना पड़ेगा। देवीराम जी ने राखी और रवि का रिश्ता तय कर दिया। राखी के माता पिता को भी खबर कर दी गई। शादी का दिन आ चुका था। बंगले की सजावट देवीराम जी ने राखी की पसंद के लाल गुलाब के फूलों से कराई थी। बारात जैसे ही बंगले के सामने पहुंची तो देवीराम जी ने सभी का स्वागत किया। थोड़ी देर बाद राखी की मां उसे मंडप में ले जाने के लिए आईं तो राखी ने कसकर अपनी मां के हाथों को पकड़ा और कहा, मुझसे यह नहीं होगा मां, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लग रहा है कि प्रदीप यहीं कहीं आसपास है। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। ये सब होने से रोक दो मां। राखी अपनी मां के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए बोली और बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। राखी की मां उसके बेसुध होने की सूचना देने बाहर आईं तो उन्होंने देखा कि फौज की एक गाड़ी बंगले के बाहर आकर रुकी है। उसमें से सेना के 2 जवान उतरे। फिर उन्होंने हाथ पकड़कर काला चश्मा पहने एक शख्स को गाड़ी से नीचे उतारा। विवाह समारोह में आए सभी लोगों की नजरें बड़ी हैरानी से उस शख्स को देख रही थीं। उसे देखते ही देवीराम जी की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। प्रदीप, मेरे बेटे, तूने बहुत इंतजार कराया। बोलते हुए देवीराम जी ने उसे अपने सीने से लगाकर बेटे की वापसी की तड़प को शांत कर दिया। राखी की मां खुशी से भागते हुए अंदर गईं और उन्होंने राखी के ऊपर पानी के छींटे मारे। फिर जोर से उसे झकझोर कर बोली, उठ बेटा, बाहर जाकर देख, तेरे विश्वास ने आज तेरे सुहाग की वापसी कर ही दी। राखी सभी मर्यादाओं को लांघकर गिरती पड़ती भागते हुए बाहर गई और प्रदीप से जा लिपटी। वह फूट फूट कर रोते हुए बोली, आखिर आपने मेरे विश्वास की लाज रख ही ली प्रदीप। शोरगुल की आवाज से दादी मां भी बाहर आ गई थीं और प्रदीप को देखकर अपने आंसुओं के बहाव को रोक नहीं पाईं। प्रदीप ने राखी से कहा, मेरी वापसी एक अधूरेपन के साथ हुई है। राखी, लड़ाई में मैं अपनी दोनों आंखें गंवा चुका हूं। जिसे अब खुद हर समय सहारे की जरूरत पड़ेगी, वह तुम्हारा सहारा क्या बनेगा? राखी ने चिल्लाते हुए कहा, यह कैसी बात कर रहे हैं आप? हम पूरी जिंदगी के साथी हैं। हमें एक दूसरे के सहारे और हमदर्दी की नहीं, बल्कि साथ की जरूरत है। इतना कहकर राखी ने अपना हाथ प्रदीप के आगे बढ़ाया और कहा, आप देंगे ना मेरा साथ? रवि इतनी देर से दूर खड़ा होकर सब देख रहा था। उसने प्रदीप का हाथ पकड़कर अपने हाथों से राखी के हाथ में दे दिया। राखी कर्नल दिनेश के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ कर दीजिए अंकल, इस घर और प्रदीप को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती।
कर्नल दिनेश ने राखी के सिर पर हाथ रखकर अपना आशीर्वाद दे दिया। राखी ने प्रदीप का हाथ थाम लिया, जैसे दोनों ने एक नई यात्रा पर कदम रखा हो। कर्नल दिनेश और रवि ने विदा ली, लेकिन उनके चेहरों पर संतोष था। देवीराम जी की आंखों में गर्व और आभार का भाव था। दादी मां ने भी प्रदीप और राखी को अपने गले से लगा लिया, जैसे बरसों का बिछड़ा अपनापन लौट आया हो। राखी ने प्रदीप के कान में कहा, अब आप ही मेरे जीवन का विश्वास हैं। प्रदीप की आंखों में आंसू थे, पर दिल में नया संबल। जीवन की कठिनाइयां भले साथ थीं, लेकिन अब हर मुश्किल में उनका साथ अटूट था। इस तरह राखी और प्रदीप की कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास किसी भी कठिनाई को मात दे सकते हैं। जीवन में मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, जब दो दिल एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं, तो हर चुनौती एक नई शुरुआत का मार्ग बन जाती है। यही सच्चे प्रेम की वास्तविक जीत है।